हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 19, जिसमें अपन देखने वाले हैं दो चीज़ें, डीअरेंजमेंट एंड एक्सपोनेंट। डीअरेंजमेंट एंड एक्सपोनेंट ये देखने वाले हैं अपन। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको क्रमचय संचय में दिक्कत आ रही है और या आप अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे एंड इसके साथ आपको डीपीपी भी मिलेगा, तो उसको सोल्व करिए। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो फ्री लाइव क्लास होता है 6:15 बजे, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और एक चीज आईआईटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। तो उसको अपन बहुत अच्छे से देखते हैं इसमें। तो देखिए, आज जो अपन ये टॉपिक ले रहे हैं डीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्था, तो पहले इसको समझते हैं ये है क्या। तो है क्या, देखो, एन लेटरों को एन बक्सों में डालने के तरीके। आपके पास कितने एन लेटर हैं और एन ही बक्से। तो एन लेटर समझते हैं ना, पत्थर है ना। एन पत्थरों को एन बक्सों में डालने के तरीके, कोई भी अपने में ना हो, कोई अपने बक्से में ना हो। मतलब जो आप पत्थर डालने वाले हो, वो पत्थर कोई भी अपने बक्से में नहीं जाना चाहिए तथा प्रत्येक बक्से में एक हो। प्रत्येक बक्स, देखो एन आपके पास लेटर है, एन ही बक्से हैं, एक हर बक्से में एक लेटर डालना है। पर क्या है कि कोई भी अपने बक्से में नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या, सभी गलत जगह हो। मतलब एन लेटर थे, एन बक्से थे, हर में एक एक लेटर डालना है, पर कोई भी अपने बक्से में नहीं हो, कि कोई भी लेटर अपने बक्से में नहीं जाना चाहिए। तो वो कितने तरीके से किया जा सकता है। मतलब सबके सब लेटर अलग, सबके सब लेटरों को गलत तरीकों से कितने डाल दे, कोई भी अपनी सही बक्से में नहीं जाना चाहिए। तो क्या, एन लेटरों को एन बक्सों में डालने के तरीके, ताकि कोई भी अपने बक्से में ना हो, ताकि कोई भी अपने बक्से में ना हो तथा प्रत्येक बक्से में। मतलब एन लेटरों को एन बक्से में डालना, प्रत्येक में एक होना चाहिए, पर कोई भी अपने खुद के बक्से में नहीं होना चाहिए। ये बात अपन पढ़ेंगे। मतलब सबके सब गलत जगह। तो इसका फॉर्मूला होता है dn। अगर n का अरेंजमेंट करना है, n का करना है, तो dn वो n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 +1/4 -1/5 और लास्ट में कितना n फैक्टोरियल पे खत्म होता है। ये कितने पे खत्म होता है? n फैक्टोरियल पे। n फैक्टोरियल। अब जैसे मान लो मेरे पास एक लेटर है L1 और एक ही मेरे पास बक्सा है B1, तो मुझे एक लेटर को एक बक्से में रखना, क्या मैं इसको गलत तरीके से रख सकता हूं? क्या मैं इसको गलत तरीके से रख सकता हूं? मेरे पास ये लेटर है और इसका एक ही बॉक्स है, तो ये लेटर तो अपने बॉक्स में ही जाएगा। क्या इसको मैं पुनर्व्यवस्था कर सकता हूं? क्या ये लेटर है, ये तो इसी में जाएगा, ये तो इसी में जाएगा। तो मतलब D1 का मान 0। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इस वाले पत्थर को गलत बक्से, क्योंकि गलत बक्सा ही नहीं, एक ही लेटर है, एक ही बॉक्स है, तो आप इसको गलत में कैसे डाल दें? अब अगर जैसे मान लो ये केस था एक बार, अगर एक लेटर और दो लेटर होते और दो ही बक्से होते, तो फिर गलत तरीके डाल सकते हैं क्या, कि इस वाले लेटर को इस बक्से में नहीं जाना, इस वाले लेटर को इसमें, तो ये वाला जाएगा इसमें और ये वाला जाएगा इसमें। तो पहला लेटर को डालो कौन से में? इसमें। दूसरे लेटर को डालो इसमें। तो क्या एक ही तरीका आ गया कि पहला वाला तो दूसरे के पास, दूसरे वाला पहले। तो इस बार D2 मतलब 2 का डीअरेंजमेंट किया। dn क्या है? n का अरेंजमेंट। D2 क्या है? 2 का अरेंजमेंट। तो ये 2 का कितने तरीके से किया जा सकता है? एक तरीके से किया जा सकता है। और ऐसे ही मान लो मेरे पास 3 होते, तो अगर एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर और 3 ही इनके बक्से होते, तो बताओ कितने तरीके होते? तो क्या होता, ये वाला इसके पास चला जाए। तो अब क्या है, ये जो L3 है, यहाँ पे B3 है, L3 है, वो यहां जा सकता है क्या? यहां जा सकता है क्या? नहीं। देखो L3 को यहां ले जा सकते हो क्या? नहीं जाएगा ना यहाँ। तो L3 को कहां ले जाना पड़ेगा? यहीं, और इसको फिर यहीं ले जाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो थे, यही बना देता हूं मैं, कि L1 इसमें जाएगा या फिर L1 इसमें चला जाएगा। अब L1 अगर इसमें चला गया तो L2 को किस में जाना पड़ेगा? जा नहीं सकता, तो L2 को इसमें जाना पड़ेगा और फिर L3 को इसमें। तो मतलब एक तरीका तो ये था और एक ये दो। तो कितने वेज हो गए? 2 वेज। और कोई वेज हो गए? देखो L1 या तो B2 के पास आएगा, B2 के पास आएगा तो फिर जो L3 था वो किसके पास आना पड़ेगा? B1 के पास, क्योंकि वो B3 के पास नहीं जा सकता। मतलब अपने वाले से कोई भी नहीं जुड़ना चाहिए।
तो इसलिए एक तरीका तो ये व्हाइट वाला है, दूसरा ये येलो वाला है। तो मतलब L1 पे अपन ने केस बना लिया, या तो ये B2 के पास या तो ये B3 के पास। तो B3 के पास गया तो फिर ऐसे ऑप्शंस थे, और B2 के पास गया तो ऐसे ऑप्शंस थे। क्लियर है क्या? ये इसके पास गया तो ये इसको इसी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके, तो ये दो तरीके ऐसे अपन 3 के लिए भी 3 के लिए निकाल लिए, 4 के लिए, 5 के लिए निकालते रहेंगे, मतलब केस बना के। तो एक तो ऐसे आप निकाल लो, या फिर ये सीधा इनका सूत्र ही आ जाता है, सीधा फॉर्मूला ही आ जाता है, और ये फॉर्मूला आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, उसको अपन आगे देखेंगे। तो आज तो ऐसे देखो कि अगर इसको गलत तरीके से डालने के तरीके, ये 0 हो जाएगा। अगर 2 हैं, 2 लेटर 2 बक्से, तो उनको गलत डालने का मतलब ये वाला इसमें, ये वाला एक तरीका होता है। और अगर 3 है तो उनको डालने के तरीके 2। अब इससे भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे D1 का वैल्यू निकालो सूत्र से, सूत्र में D1 डालो, तो लास्ट पद क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब 0 D1 का वैल्यू। ऐसे D2 का वैल्यू, D2 के लिए क्या आएगा? n की जगह 2 डालो, यहाँ D2 आया, यहाँ 2 फैक्टोरियल आ गया, इंटू 1/2 फैक्टोरियल, और लास्ट पद भी क्या है? n फैक्टोरियल वाला। लास्ट पद n फैक्टोरियल वाला मतलब 2 फैक्टोरियल से शुरू होगा, और लास्ट में भी क्या? 2 फैक्टोरियल। तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। D3 का मान निकालोगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1 कितना आएगा? 1/3। देखो मतलब अगर इसमें यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3। तो मतलब कहाँ तक जाना है? 1 2 से लेके 3 तक। तो ये कितना? 3 फैक्टोरियल को अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ -1, तो 2 तरीके। तो देखो ये भी 2 ही तरीके आ रहे थे क्या? अपने यहाँ से 2 ही तरीके आए थे क्या? तो 3 को कोई भी अपने बक्से में न जाए और 1 में 1 जाए तो कितने तरीके होते हैं? 2। अब D4 कितना होगा? D4 तो 4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, कहाँ तक लिखना है? 4 फैक्टोरियल तक। तो ये कितना तरीका होगा? देखो तो ये 12 - 4 + 1 12 13 - 4 9 तरीके हो गए क्या? 9 तरीके हो गए। तो ये नहीं, ऐसे ही D5 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? अब D5 आप निकाल सकते हो। D1 0, एक ही है तो गलत कैसे डाल सकते हो? और D2 में एक तरीका गलत, D3 को गलत डालने का 2 तरीका, इसको 4। अब D5 क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये माइनस, एक प्लस माइनस तो चल ही रहा है, प्लस माइनस तो चल ही रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये 60, ये इससे मल्टीप्लाई 120 × 2 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, तो -20 60 - 20 प्लस -1, तो 40, तो 4 वेज आ जाएंगे, 44 वेज, 44 वेज आ जाएंगे। तो इसके कितने आ जाएंगे? 44 वेज आ जाएंगे। और D6 अगर निकालना चाहो तो उसको भी निकाल लो। D6 का आ जाएगा 265 के समथिंग कुछ वेज आ जाएंगे, 265, मतलब ये कैलकुलेट कर लेना, अभी देख लेना। तो D6 भी निकाल सकते हैं ऐसे का ऐसे ही, शायद इतना ही आएगा। तो देखो बच्चे, इस फॉर्मूले का पहला चीज यहाँ पे डी अरेंजमेंट में केवल 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और IIT में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से होने वाला है। तो फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या। मीनिंग मतलब खुद अपने वाले के पास नहीं जाना चाहिए, खुद अपने वाले के पास नहीं जाना, दूसरे बक्से में जाना चाहिए। तो ये तो इसका मीनिंग समझने के लिए ये फॉर्मूला अपन ने। और ऐसा हो अगर आपको ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट करना हो तो इनके वैल्यू याद कर लेना, 0 1 2 9 44 और एक और। तो ये बात, अब बात ये है कि इस फॉर्मूले को याद रखना, जैसे हमारे n लेटर है उनको गलत बक्सों में डालना है तो कितना? ये DN आ जाएगा, मतलब उनका डी अरेंजमेंट करना है, पुनर्व्यवस्था करनी है उनकी। क्लियर है क्या? तो इतना अगर आपको याद है तो सब चीजें हो जाएगी। देखो इसके काफी अच्छे क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 6 शादीशुदा युग्मों में से कितने तरीकों से जोड़े बनाए जा सकते हैं? ये जोड़े भाई समझ जाओ, एक मैन एक वुमन और एक मैन वाले, मतलब एक आदमी लेंगे और एक महिला, उनके जोड़े। देखो 6 शादीशुदा युग्मों में से कितने तरीकों से जोड़े बनाए जा सकते हैं? कोई पति अपनी पत्नी के साथ ना हो, मतलब कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ नहीं हो, मतलब जोड़े बनाने। पर आप देखो ये सेंस आ गया कि सबके सब गलत जगह होने चाहिए। कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ नहीं हो, मतलब सबके सब कहाँ होने चाहिए? गलत जगह। तो सबके सब गलत जगह होने चाहिए। कितने 6 तो पति है और 6 पत्नियां, तो कितने जोड़े हैं? 6, मतलब 6 पति 6 पत्नियों
के साथ इनको अरेंज करना, पर कैसे कि कोई भी अपने वाली के साथ नहीं हो, मतलब सबके साथ गलत जगह हो। तो इसका तरीका क्या आता है बच्चे, तो पहले सीधा देखते ही कि 6 का डी अरेंजमेंट है, ये तो 6 का D6 लिख दोगे, सीधा सीधा क्या लिख दोगे D6। 6 पति थी, 6 पत्नियां थी, उनका अरेंज क्या डी अरेंज करना था उनको, मतलब कोई भी अपने वाली के साथ में नहीं हो, तो ये आ जाएगा डी अरेंजमेंट। तो इसका तरीका क्या, तो डी को dn का सूत्र अपने को पता है, dn का सूत्र क्या है, n फैक्टोरियल से शुरू होता है, फिर 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल ऐसे ही। तो d6 क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, लास्ट में कितना जाएगा 6 फैक्टोरियल तक। तो देखिए 6 फैक्टोरियल, इसको गुणा कर दो, अंदर 6 होता है 720, तो ये भाई 360, ये तो समझ जाएंगे ना, इसको अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, 6 फैक्टोरियल बट्टा 2 एक 300 माइनस 720 माइनस 6 120 प्लस 6 पंचो 30 माइनस 6 प्लस 1, तो देखो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 240, 240 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 240, और ये कितना है, एक गया पहले, तो है 25, 240 प्लस 265, तो 265 जो अपन बोल रहे थे वो उतने ही तरीके का। अगर 6 का डी अरेंजमेंट करना हो, 6 चीजों का डी अरेंजमेंट करना हो, तो कितना आएगा 265, आराम से देख सकते हैं। बस फीलिंग ये आनी चाहिए कि कोई भी अपने सही स्थान पर नहीं हो, कोई भी अपने सही स्थान पे नहीं हो तो डी अरेंजमेंट, मतलब 6 लोग थे, 6 पति 6 पत्नियां, कोई भी अपने स्थान पे नहीं हो, मतलब D6। बस आंसर इतना ही था, आंसर इतना ही था, ये तो कैलकुलेशन किया है, बस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आगे वाला क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक 3 पति अपनी पत्नी के साथ हो, मतलब कितने, 3 पति अपनी खुद की पत्नियों के साथ में होने चाहिए, ठीक 3। तो क्या करोगे, ये वाला आप कर सकते हो कि ठीक 3 पति अपनी पत्नियों के साथ में हो, तो पहले तो ये देख लो कि कौन से 3 को साथ में रखना है, तो 6 में से 3 को चूज कर लो और उनको उनके साथ कर दो। 6 पति थे, उनमें से 3 को चूज किया 6C3 और उनको अपनी पत्नियों के साथ कर दिया, तो वो एक ही तरीका। तो 3 तो अपनी पत्नियों के साथ हो गया। अब क्या 3 क्या चाहते हैं कि वो अपनी पत्नियों के साथ में नहीं होने चाहिए, भाई इसने बोला ठीक 3 पति अपनी पत्नियों के साथ में होने चाहिए, तो 6C3 6 को चूज किया और उनको उनकी पत्नियों के साथ कर दिया। अब कितने बचे हुए 3, तो उनमें से कोई भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब उन 3 का डी अरेंजमेंट करना, उन 3 का डी अरेंजमेंट करना। जो बचे हुए 3 है, ये क्या है, बचे हुए 3 का डी अरेंजमेंट, बचे हुए 3 जोड़ों का डी अरेंजमेंट, 3 युग्मों का डी अरेंजमेंट, बचे हुए 3 युग्मों का डी अरेंजमेंट, ये बात क्लियर है। D3, तो ये 6C3 6 5 4 डिवाइड बाई 1 2 3, ये तो आता है अपने को इनटू D3। D3 कितना होता है बच्चे, D3 का वैल्यू निकाला था अपने, कितना 2 ही आया था क्या, D3 का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल भी लो, बाकी सीधा याद रख लें 3 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, ये आएगा वैल्यू, तो ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 2, तो ये आ गया। देखो बच्चे ये 6 से 6 20 इंटू 2, तो कितने वेज हो जाएंगे 40 वेज। 40 ऐसे तरीके होंगे कि ठीक 3 पति अपनी पत्नियों के साथ हो, तो 6 में से 3 चुना, उनको साथ बिठा दिया, बाकी लोगों का, बाकी 3 युग्मों का डी अरेंजमेंट कर दिया, तो अपना काम हो जाएगा। भाई जो बचे हुए 3 है, इनमें से कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब इन 3 का डी अरेंजमेंट करना था। अब यही क्वेश्चन है, इसका तीसरा पार्ट देखो, और इसको अपन देखो अभी कहां से शुरू है, मेंस कैटेगरी का इजी, फिर मेंस कैटेगरी का एडवांस क्वेश्चन ले लिया। अब आगे तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखो ये अधिक से अधिक 2 पत्नियां अपने पति के साथ हो, इसने बोला अधिक से अधिक 2 पत्नियां अपने पति के साथ, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी पत्नियां अपने पत्नी के साथ में होनी चाहिए, 2। तो या तो 0 पत्नी, 0 जो है अपनी पत्नी पति के साथ में हो, कोई भी पत्नी, या फिर और क्या कर सकते हो, 1 पत्नी पति के साथ में हो, अपने पति के साथ में हो ना, या फिर क्या, या 2 पत्नियां अपने पति के साथ हो, यही बात बोल रहा क्या। देखो इसने बोला था अधिक से अधिक 2 पत्नियां अपने
पति के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या था, या अधिक से अधिक बोला था इसे, ज्यादा से ज्यादा दो अपने पति के साथ रह सकते हैं। इसका मतलब या तो 0 अपने पति के साथ रही होगी, या तो 1 अपने पति के साथ रही होगी, या तो 2 अपने पति के साथ। यही 3 केस है, या का मतलब प्लस, या का मतलब प्लस। 0 पत्नी अपने पति, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 पत्नी अपने पति के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पत्नी, इसका मतलब ये हो गया कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं है, कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी पत्नी अपने पत्नी के अपने कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं, के साथ नहीं, मतलब वो कोई भी अपने पति के साथ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सब दूसरों के साथ में, सब दूसरों के साथ में। इसका मतलब सब दूसरों के साथ में, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के 6 का डीअरेंजमेंट करना है, तो ये तो D6, मतलब सब दूसरों के साथ में है। इसका मतलब D6। यहाँ क्या है, एक पत्नी अपने पति के साथ में है, तो कौन सी एक, तो 6C1। एक को तो अपने पति के साथ में कर दो, बाकी क्या 5 बच गए, वो 5 अपने के साथ में नहीं होना चाहिए क्या, तो वो 5 अपनी, देखो इसने बोला एक पत्नी अपने पति के साथ है, 6 में से एक सेलेक्ट करो, उसको अपने साथ कर दो, बाकी बचे हुओं का डीअरेंजमेंट D5, बाकी बचे हुओं का डीअरेंजमेंट प्लस 2 पत्नियां अपने पति के साथ है, 6 में से 2 चूज करो और अपने पति के साथ कर दो उनको, बाकी बची हुओं का डीअरेंजमेंट। तो ये बात समझ में आती है क्या कि अधिक से अधिक 2 पत्नी अपने पति के साथ हो, तो या तो कोई भी नहीं हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो। तो ये बात देखो, D6 का वैल्यू अपन ने निकाला था 265, प्लस 6 इंटू D5 का वैल्यू निकाला था कितना 44, प्लस 6C2 6/2, तो 15 इंटू D4 का वैल्यू कितना आया था 9 आया था क्या। तो ये वैल्यूज देखो सीधे सीधे डाल दो और सीधा सीधा ही आंसर आ जाएगा। 65 प्लस 24 और 2 26, 2 26 प्लस ये आ रहा है 135, तो ये इसमें ऐड होगा तो 35, तो ये हो गया 300 400 400 600 200, ये आंसर है क्या। तो ये थोड़ा सा और अच्छा था, थोड़ा सा और अच्छा था कि या तो 0, या तो 1, या तो 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साथ में हो सकती थी, तो 0 साथ में, 1 साथ में, 2 साथ में, आंसर देख लेना। क्लियर है क्या। अब ये है कम से कम 4 पति अपने पत्नियों के साथ में हो, कम से कम 4 पति अपनी पत्नियों के साथ में, तो कम से कम इसने बोला है 4, कम से कम 4 पति, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, या तो 4 पति अपनी पत्नियों के साथ, 4 पति अपनी पत्नियों के साथ, या तो 4 पति हो जाएंगे, या फिर 5 पति अपनी पत्नियों के साथ, या फिर क्या होगा बच्चों, या फिर क्या होगा 6 पति अपनी पत्नियों के साथ। यही बात होने वाली है, तो यही बात होने वाली है, तो बुलाओ 4 पति अपनी पत्नियों के साथ होने चाहिए। कितने, 4 पति, 4 पति अपनी पत्नियों के साथ, तो क्या करोगे 6C4, 6 से 4 सेलेक्ट किया और उनको उनके साथ में कर दिया। 6 में से 4, देखो 4 पति अपनी पत्नियों के साथ में, तो 6C4, 6 में से 4 को सेलेक्ट किया और उनको अपनी पत्नी के साथ कर दिया, उसका एक ही तरीका। अब कितने बच गए, 2, तो वो 2 में से क्या होना चाहिए, कोई भी अपने वाली के साथ में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब D2, उनका 2 का डीअरेंजमेंट, प्लस 5 अपनी के साथ में हो, तो 6C5 इंटू, अब कितना बचा, 1 बचा। देखो 6 को अपने उनके साथ कर दिया, 6 में से 5 अपनी के साथ में, अब 1 बचा हुआ है, अब 1 बचा हुआ है, वो तो 6 में से 5 तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ में चले गए, अब 1 बचा हुआ है, तो उसका डीअरेंजमेंट तो D1 होता है। और अब ये कहानी आपको पता भी होगी कि अगर 6 पति 6 में से 5 अपनी पत्नियों के साथ चले गए, तो वो एक अकेला दूसरी किसके साथ जाएगा, उसको भी अपनी के साथ ही जाना पड़ेगा क्या। इसका मतलब इसका 0 वेज था क्या, 0 ही तरीका था क्या। और देखो D1 का वैल्यू भी 0 आया था, याद हो तो, D1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो वो भी अपने को बता रहे हैं इसका आंसर 0 आएगा। दूसरा ये सोच के देखो कि अगर
6 में से 5 पति अपनी पत्नियों के साथ चले गए, तो बचा हुआ एक पति और एक उसकी पत्नी, तो वो तो आपस में साथ में ही जाना पड़ेगा। मतलब वो साथ में, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां तो ऐसा हो गया कि 6 के 6 साथ में ही चले गए, 5 तो पहले साथ में चले गए, और D1 का मतलब तो है वो भी साथ में ही जाएगा। दूसरे तो, अरे एक ही तो बचा, एक ही जोड़ा तो बचा, एक जोड़ा बचा तो वो दूसरे के किसके साथ में जाएगा। तो इसलिए इस वाले तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि 5 पति अपनी पत्नियों के साथ में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो 6 के 6 ही जाएंगे, क्योंकि बचा हुआ भी अपनी के साथ ही बच गया। इसलिए इस वाले का आंसर 0 आ जाएगा। यहां पे हो सकता है छोटा सा आपको कंफ्यूजन हो जाए, बाकी ध्यान से देखो, अगर आपने ये बोल दिया कि 6 में से 5 अपनी पत्नियों के साथ में चले गए, तो फिर बचा हुआ एक जोड़ा, वो एक ही बचा, तो वो उनको तो साथ में ही जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये बात सर। और वो D1 से भी समझ में आता है कि ये 6C5 को साथ में किया, फिर D1 एक का डी अरेंजमेंट, तो वो तो 0 होता है, तो इसलिए ये तो 0 है। अब क्या है, या 6 पति अपनी पत्नी में, तो 6 में से कर दिया खत्म, तो इसलिए ये देखो ये कितना आ गया 6C4, 6 इंटू 5 1 2 इंटू D2 का वैल्यू होता है 1, प्लस ये D1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस ये 6C1 1, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, 15 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 16। तो 16 तरीके आ गए यहाँ पे, 16 तरीके आ गए। तो ये यहाँ पे जो समझने वाला मेन चीज था वो ये था। बाकी समझ में आता है कि कम से कम 4 पति अपनी पत्नियों के साथ, या तो 4 पति साथ में होंगे, या तो 5, या तो 6, तो केस ही बना ली और केस बना के कर दो। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो, कम से कम 4 है मतलब टोटल माइनस वो तरीके जब एक साथ में हो, 2 साथ में हो, 3 साथ में हो, तो उतने घटाने पड़ेंगे, तो वो तो महंगा पड़ जाएगा। 0 साथ में, 1 साथ में, 2 साथ में, तो वो इससे अच्छा ये ज्यादा अच्छा। अगर अभी हम कर देता कम से कम 2, या फिर 2 कर देता, तो फिर वो लगाना पड़ता आपको टोटल माइनस 0 साथ में माइनस 1 साथ में, तो ये वाले तरीके लगाने पड़ते फिर आप। अगर 4 की जगह 2 दिया होता, तो फिर ये तरीका जो मेथड 2 है कुल तरीके 6 फैक्टोरियल, उनमें से आपको वो तरीके माइनस करते जब कोई भी साथ में नहीं हो और जब एक साथ में, तो वो थोड़ा सा अच्छा और हो जाता, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो जाता इससे भी। तो बात क्लियर है क्या? तो मतलब वो तरीका टोटल माइनस 0 साथ में माइनस, चलो उसको भी कर ही लेते हैं, 2 वाला। अगर आप कम से कम 2 पति अपनी पत्नियों के साथ में हो, तो या तो कितना होगा 2, या तो 4 साथ में, या तो 5 साथ में, या तो 6 साथ में, या तो 3 भी आएगा भी, या तो 2 साथ में, या तो 3 साथ में, या तो 4 साथ में, या तो 5 साथ में, या तो 6 साथ में। तो फिर मैं क्या करूंगा, टोटल में से वो तरीके माइनस कर दो जब 0 साथ में हो, 0 साथ, टोटल में से वो तरीके जो 0 साथ में हो और जब 1 साथ में हो, तो ये इसके लिए बेस पे हो जाएगा, ये इसके लिए बेस पे हो जाएगा। तो टोटल कितने 6 फैक्टोरियल, माइनस 0 साथ में मतलब D5, माइनस 1 साथ में मतलब कोई सा दो नहीं, 0 साथ में D6। देखो 6 फैक्टोरियल कुल, 0 साथ मतलब सब, कोई भी साथ में नहीं होना चाहिए, 2 D6, और 1 साथ में मतलब कौन सा 1 इंटू D5, तो ये तरीके हो जाएंगे, ये तरीके आपके हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये इतने तरीके आपके हो जाएंगे। अगर 2 का पूछता तो ऐसे अपन, क्योंकि इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता, इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता। कैसे? देखो 4 वाला तो अपन ने निकाला था, 5 वाला निकाला था, 6 वाला निकाला था, अब 2 और 3 वाले निकाल के यहाँ पे और ऐड कर देना, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। 16 ये आ रखा है, 2 और 3 वाला निकाल के इसमें जोड़ देना, या फिर ये कैलकुलेट, 2 आंसर आपका आ जाएगा, दोनों से सेम ही आएगा। अब क्या है, ये है, और इसका देखो एडवांस कैटेगरी का एडवांस एवरेज क्वेश्चन, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन। तो पहला पति दूसरी पत्नी के साथ में हो तथा अन्य कोई भी पति अपनी के साथ में, तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम सही। तो पहला पति दूसरी पत्नी के साथ में हो तथा अन्य कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ में हो, मतलब पहला वाला दूसरी के साथ में हो, मतलब ये एक कंडीशन और लगा दी। जैसे ये था, मान लो हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, 4, 5 और 6, और ये वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, वाइफ 4, वाइफ 5 और वाइफ 6।
तो इस बार क्या कंडीशन हो गई बच्चों, इस बार कंडीशन हो गई कि ये वाला इसके साथ में रहना चाहिए। तो अब बताओ, ये वाला इसके साथ में रहना चाहिए, अन्य कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ में। तो ये कैसे करोगे, इसने एक कंडीशन दे दी और वो कंडीशन बहुत ही खतरनाक की, ये वाले को इसके साथ रहना है और बाकी कोई भी अपनी की साथ नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, आराम से सोचो पहले, बाद में ही देखना, जब कुछ भी नहीं समझ में आए कैसे भी करके काउंट कर लो, आंसर भी इतना ही है, 100 से कम ही है, तो अच्छे से कैलकुलेट कर लो कि कैसे आएगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन एक एनालॉजी लगाएंगे जो बहुत ही खतरनाक है, मेथड 1, और कई बार अपन काम में ले लेते हैं उस चीज को, कई बार। तो क्या है वो कि देखो, अगर मैं D6 करता, अगर मैं D6 लिखता, अगर मैं D6 लिखता, तो H1 मेरा कुछ तरीकों में तो इसके साथ रहता, H1 मेरा क्या होता, कुछ बार तो इसके साथ रहता, कुछ बार 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 इसके साथ रहता। अगर मैं D6 करता, मतलब इन छह के छह सभी को डीअरेंज करता, मतलब इन 6 के 6 को ऐसे बिठाता कि कोई भी अपने वाली के साथ नहीं हो, तो D6 होता। और D6 में क्या होता, H1 के साथ क्या क्या हो रहा होता, ये अपने वाले के साथ में तो जाएगा नहीं, तो या तो इसके साथ जाता, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इस साथ। तो D6 में कुछ तरीके ऐसे होते जब ये इसके साथ होता, कुछ तरीके ऐसे होते जब इसके साथ, कुछ इसके साथ, कुछ इसके साथ, कुछ इसके साथ। और अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जितनी बार W2 के साथ में रहता, उतनी ही बार ये इसके साथ में रहता, उतनी ही बार ये इसके साथ में रहता, उतनी ही बार ये इसके साथ में, और उतनी बार, मतलब ये सबके साथ, सब देखो, जो H1 है वो W2 के साथ में जितने तरीकों से रहता, जितने तरीकों में रहता, उतने ही, मतलब देखो, ये किसी के भी पास जा सकता था और सबके पास जाने का इसका चांस सेम ही था, संभावना सेम ही थी। क्यों, अरे भाई ये तो सिमेट्रिक है ना, इसके लिए ये इसको इसके पास नहीं जाना, बाकी किसी के भी पास आए तो वो तरीके समान ही होंगे। भाई देखो, ये जितने तरीकों में इसके साथ रहेगा उतने ही तरीकों में इसके साथ, क्यों, इसके लिए तो ये सब समान है, इस H1 के लिए तो ये सब समान है, तो मतलब ये किसी के भी पास जा सकता था, और ये तरीके जितने तरीकों में इसके साथ रहता उतने ही तरीकों में इसके साथ, मतलब किसी के इसके साथ जितनी बार आता उतनी बार इसके साथ, उतनी बार इसके साथ, उतनी बार इसके साथ, उतनी बार, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करेगा, इसको पता है कि मेरे को यहाँ पे नहीं जाना, बाकी जगह मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, और ये बराबर टाइम ही जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए जितने बार ये इसके साथ आता x बार, उतनी ही बार इसके साथ, उतनी ही बार इसके, मतलब ऐसा होता गया, तो मतलब x। तो अगर D6 करते अपन, D6 करते तो कुल तरीके कितने आते, या तो ये इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितना, 5x, तो 5x बराबर D6। अब D6 का वैल्यू आप जानते हो, 265 भाई कैलकुलेट कर लेंगे ना, 265, तो x का मान कितना आ गया, x का मान देखो 265 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 3, 53। तो कितने वेज हो गए, तो ये H1 W2 के साथ कितनी बार जाता, 53 बार, और 53 बार इसके साथ, 53 बार इसके साथ, 53 बार इसके, और 53 बार इसके साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, देखो एक बहुत छोटा सा लॉजिक इंट्रोड्यूस किया, क्या कि देखो भाई, इसको जाना था इन किसी के साथ में, तो ये सबके साथ बराबर टाइम ही जाता, क्यों, कोई भेदभाव नहीं है इनमें, तो इसके लिए तो ये सब समान है, खुद की तो है नहीं, तो इसलिए ये सबके साथ बराबर टाइम जाता। तो इसलिए D6 में क्या होता, या तो ये यहां जाता, 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 तो मतलब D6 बराबर दिस इतने तरीके प्लस इतने तरीके प्लस इतने, तो D6 बराबर ये, तो आंसर, तो ये 50 तरीके। एक तरीका तो ये था जो डायरेक्ट थिंकिंग बेस्ड था, कि डायरेक्ट सोच लिया, अच्छा D6 करते तो क्या होता, कि या कुछ तरीकों में इसके साथ, कुछ में इसके साथ, तो यार दूसरा मेथड अपन करते हैं। दूसरा मेथड क्या करते हैं, अब इसी प्रॉब्लम को अपन ऐसे भी सोच सकते थे कि देखो दिक्कत कौन कर रहा है, H1 और W2, मतलब ये पेड़ ही तो दिक्कत कर रहा है, मतलब पहले और दूसरे ही तो दिक्कत कर रहे हैं अपने को, मतलब या तो ये दिक्कत कर रहे हैं या तो ये दिक्कत कर रहे हैं। तो अब इस केस बना लो, H1 H2 H3 H4 H5
H6। अपने को दिक्कत कौन कर रहा है, पहला या दूसरा, ये बात अपने को क्लियर हुआ। 2 तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो देखो इसने बोला मैं इसके साथ जाऊंगा, तो फिर इसने बदला लेने के लिए बोल दिया कि मैं इसके साथ जाऊंगा। या तो ऐसा हो रहा होगा कि H2 इसके साथ जा रहा होगा, किसके, W1 के साथ, या फिर क्या हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, या तो ये H2 इसके साथ जा रहा होगा, या तो फिर H1 W1, H2 W2, H3 W3, H4 W4, H5 W5, H6 W6। या तो ये देखो, या तो H2 इसके पास जा रहा होगा, या तो H2 इसके पास नहीं जा रहा होगा, मतलब ये तो इसके पास जाना ही है। तो देखो ध्यान से देखो क्या हुआ कि H1 इसके साथ गया, तो दो केस बन गए। केस 1 क्या बना बच्चे कि H2 किसके पास चला जाए, W1 के पास, और केस 2 क्या बना, केस 2 क्या बना कि H2 W1 के पास ना जाए, ये तो जा रहा था और ये ना जाए, तो दो केस बन गए, या तो H2 W1 के पास जाएगा तो ये जवा दे, या फिर H2 W1 के पास नहीं जाएगा। तो यहां इस वाले में तो शॉर्ट है लाइक कि ये इसके पास, ये इसके पास, बाकी बचे कितने, 4। यह तो एक ही तरीका ना भाई, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, बाकी बचे कितने, 4। अब इन 4 में से कोई भी अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, तो मतलब कितना लगाओगे, D4। अरे चारों का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनो, ये इसके पास नहीं जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए ये मान ले, क्या देखो ये तो इसके पास चला गया, ये तो खत्म कर दो, इनको तो खत्म करो, ये तो इसके पास चला गया, मतलब एक ही तरीका था। अब अपन देख रहे हैं ये कितने, 5 हस्बैंड है और ये 5 वाइफ। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये H2 इसके पास नहीं जाना चाहता, तो थोड़ी देर के लिए अपन ये मान ले, क्या ऐसा मान, ये इसके पास नहीं जाना चाह रहा, मतलब इसको इधर जाना है, ये इसके पास नहीं जाना चाह रहा, ये इनके पास जाना चाहता है। इसका मतलब ये मान ले क्या कि ये इसकी वाइफ है। एक बार के लिए ये मान ले क्या कि ये देखो H2 W1 के पास नहीं जाना चाह रहा है, मतलब ये इसके पास नहीं जाना, मतलब और किसी के पास जाना है। तो ऐसा मान ले क्या कि ये जो है ये इसकी वाइफ है थोड़ी देर के लिए। भाई देखो बाकी चीजें तो खत्म हो चुकी है पिक्चर से, ये इसके पास नहीं जाना, तो ऐसा मान ले क्या इसका ये जो इसका वाइफ है ये है थोड़ी देर के लिए, मतलब नहीं जाना चाहता, इसका मतलब अपने ये मान सकते हैं कि ये इसकी वाइफ है। और ऐसे ही ये इसके पास नहीं, इसकी वाइफ ये इसके पास, तो क्या हुआ, ये इसके पास नहीं जाना चाहता, ये इसके पास नहीं, ये इसके पास नहीं, ये इसके पास नहीं, ये इसके पास नहीं, तो कितने ऐसे लोग हैं, 5। और कोई भी अपने स्थान पे नहीं जाना चाहता, इसका मतलब D5, 5 का रीअरेंजमेंट कर दो तो ये आ जाएगा, देखो ये आएगा 9 और ये आएगा 44, तो ये बात समझ में आई क्या। तो ये लॉजिक समझना कि H1 या तो H2 या तो W1 के पास जाएगा, या तो H2 W1 के पास नहीं जाएगा। तो H1 W1 के पास गया तो ये तो एक तरीका, बाकी का रीअरेंजमेंट। अब दूसरे में H2 W1 के पास नहीं जाना चाह रहा, इसका मतलब ये मान लें क्या कि ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके पास, मतलब इन 5 का रीअरेंजमेंट करना है, तो 50। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब चीजें समझ आएंगी। और अगर आप ज्यादा केस बना के भी कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कैसे कि H1 इसके पास जाएगा, फिर वो तरीके H1 इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ज्यादा केस बनाओगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाकी ऐसा जरूर कर सकते हो कि जब H1 इसके पास आया तो D4 आ गया, फिर H1 जब इसके पास आए या इसके पास आए या इसके पास आए या इसके पास आए, वो तरीके बराबर ही आएंगे या, तो वो काउंट होने में आसानी हो जाएगी। देखो जब H2 इसके पास गया तो आपने काउंट कर लिया 9 तरीके, और फिर जब H1 इसके पास आएगा, H1 जब इसके पास जाएगा, H1 किसके पास जाएगा, इसके पास जब जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो जब H1 को आप इसके पास भेज देना और H1 को H1 नहीं H2, जब H2 इसके पास जाएगा तो आप तरीके काउंट कर लेना, इसको यहां बिठा दिया, इसको यहां बिठा दिया, इसके बाद आप तरीके काउंट कर लेना, तो वो आएंगे 11 वेज। और फिर इनको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब तरीके
समान ही आएंगे भाई, H1 इसके पास है या इसके पास है या इसके पास, सेम ही तरीके हैं, तो 11 11 11 44 आ जाएंगे। तो ऐसा केस बना के भी आप कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए अपन इनसे काम चलाएंगे। बाकी ये लॉजिक बहुत अच्छा है, ये वाला भी बहुत अच्छा है और ये वाला भी बहुत अच्छा है, कि ऐसा भी आप मान सकते हो। अब अपन चलते हैं, तो यहां तक देखो डी अरेंजमेंट था बहुत अच्छे से, और इसको भी 11 वेज आपके निकालने चाहिए कि H2 जब इसके पास आए और H1 इस, तो 11 वेज आपको काउंट करने चाहिए, और फिर आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देना चाहिए। तो ये है डी अरेंजमेंट का सबसे सुंदर क्वेश्चन, कि कैसे पूछा जा सकता है, कैसे अपन दिमाग लगाएंगे। अब आते हैं n फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या p की घात है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n फैक्टोरियल मेरे को दिया हुआ है, फैक्टोरियल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, उसमें अभाज्य संख्या p की घात, जैसे मैंने दे दिया आपको कि आप ऐसा करो, मुझे 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल में 2 की घात बताओ, मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 की घात, मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, जब 100 फैक्टोरियल को आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 8 गुणा, ऐसे 100 तक लिखोगे, तो इसमें कितनी बार 2 आएगा, मतलब इसको जब आप लिखोगे तो इसमें कितनी बार 2 आएगा, इसमें कितनी बार 2 आएगा, तो वो चीज इस फॉर्मूले से आती है, वो तो ठीक है, पर इसमें अपने को लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो लॉजिक समझने के लिए देखो बच्चे, लॉजिक समझने के लिए देखिए ध्यान से, इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, ऐसे जितने भी 100 तक आएंगे, मतलब जितनी भी सम संख्याएं उनमें 1 2 तो पक्का आएगा, जितनी भी सम संख्याएं उनमें 1 2 तो पक्का आएगा क्या, 2 4 6 50 सम संख्याएं, तो 50 2 तो आगे, 50 2 आगे, कैसे 50 सम संख्याओं में, प्लस अब देखो 4 के जो भी गुणांक है, 4 8 12 4 8 12 16, इनमें क्या हो रहा होगा बच्चे, जो भी 4 के गुणांक है उनमें 2 दुवे आएंगे या 2 दुवे आएंगे या, क्यों भाई 4 में 2 2 आते हैं, ऐसे 8 में भी 2 2 आते हैं, 8 में तो ज्यादा भी आते हैं पर वो बाद में आएंगे, मतलब जो 4 का गुणांक है उसमें कम से कम 2 दुवे आएंगे या। तो देखो एक दुआ तो अपन ने गिन लिया, कब, एक दुआ तो अपन ने गिन लिया, कब गिन लिया, जब अपन क्या कर रहे थे, सम संख्या वाला, मतलब 4 में से एक को तो काउंट कर लिया ना अपन ने, जब अपन सम संख्या में 1 1 2 गिन रहे थे तब ये काउंट हो गया, पर इस 4 का अभी भी कितना दुआ बचा हुआ है, 1 दुआ बचा है। ऐसे ही 8 का, ऐसे ही 12 का, ऐसे ही 16 का, तो मतलब जो भी 4 के गुणांक है उनमें 1 1 2 और आएंगे क्या, अब 4 के गुणांक कितने आएंगे बताओ, 4 8 12 और लास्ट में 100 आएगा, तो कितने हैं ये 4 के गुणांक, 4 के गुणांक कितने बचे, 25 है क्या, तो 25 2 और आगे, 25 2 और आगे, फिर क्या होगा, जो 8 के गुणांक है, देखो 8 में 3 दुए, जो 8 के गुणांक है उनमें 3 3 दो आ देंगे, तो मतलब इनमें से 1 1 तो देखो पहले सब सम संख्याओं में से 1 1 काउंट कर लिया, फिर 4 के गुणांक थे उनमें से 1 1 2 और निकाल लिया, फिर जो 8 के गुणांक है उनमें 3 3 है, 8 16 24 और 96, तो इनमें कितने हैं, 3 3 है बच्चे, इनमें 3 3 है, तो इनमें 3 3 है, तो इनमें से देखो एक तो सम वाली टाइम काउंट हो गया, एक बार 4 वाली टाइम काउंट हो गया, 1 1 दुआ सब में बचा हुआ क्या, तो 1 1 दुआ सब में बचा हुआ, तो ये कितने हैं बताओ, 12 × 96, तब 12 दुए और आगे, फिर क्या हुआ सर, जो 16 के गुणांक वाले हैं जिसमें 16 32 ऐसे आता है, तो इनमें तो सर 4 4 दुए आते हैं, तो 16 वाले के 3 तो काउंट हो गया, एक दुआ तो अपन ने जब सम वाला कर रहे थे, एक जब 4 के गुणांक कर रहे थे तब 16 वाला एक दुआ यहाँ काउंट कर लिया, एक सम वाले में काउंट कर लिया, एक यहाँ, अब कितने दुए बच गए 16 में, फिर से बचे हुए कितने, एक दुआ, तो जो 16 के गुणांक है उनमें 4 4 दुए आते हैं, तो अपन ने 3 तो काउंट कर लिए यहाँ तक, अब कितना बचा हुआ है, 1, तो 16 वाले कितने हैं, 16 छिकानी 96, तो 6, फिर 32 वाले में 5 आते हैं क्या, 32 के गुणांक है, 32 64 96, तो इनमें तो 5 5 आते हैं, तो इनमें बचे, फिर 64 और 128, तो 64 एक ही, इसमें 6 दुए थे, तो प्लस और कोई, तो प्लस तो 128 हो जाएगा, तो ये देखो इतने आ गए, तो कितने आ गए, तो ऐसे काउंटिंग करते हैं कि पहले सिस्टेमेटिक कैसे किया, कि पहले देखो जितनी सम संख्या है उनमें 1 1 2 आएगा, फिर
जो 4 के गुणांक है इनमें दो दो ये आ जाएंगे, इसलिए एक एक तो अपने सम संख्या में गिन लिया, एक एक फिर से गिन लिया कि ये कितने हैं 25, तो 25 फिर से गिन लिया। फिर कि जो 8 के गुणांक है उनमें 3 3 आए, तो फिर उनमें से एक एक और गिन लिया, दो दो तो उनके गिने जा चुके हैं, फिर एक एक गिन लिया। फिर ऐसे ही 16 वाले में तो 4 4 आएंगे, तो इन 16 के गिन लिए, फिर 32 वाले, फिर 64 वाले, फिर तो 128 वाले। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये इतने नंबर आ जाएंगे। ये कितने नंबर आ रहे हैं देखो, ये कितने नंबर आ रहे हैं तो देख लो भाई, 75 75 और 18 75 और 95 97 आ रहे हैं, 97 देखो 75 20 95 और ये 97, तो 97 तो आ रहे हैं। तो ये तो था अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कुछ भी नहीं पता होता तो आप ऐसे कर लेते कि दुबे काउंट कर ले, और ऐसा ये जरूर सोचने में आना चाहिए अपने दिमाग में। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। इस फॉर्मूले से करें तो इसने क्या बोला कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, अगर कोई अभाज्य संख्या है तो n फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या p की घात, अब 2 क्या है बच्चे, अगर 2 की घात निकालनी है तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो ये सूत्र लगा सकते हैं। ये सूत्र क्या बोलता है, EP एक्सपोनेंट ऑफ p, तो क्या है n बटा p, n का मान यहाँ कितना है, n का मान कितना है बच्चे यहाँ पे 100, n का मान होता है 100 और इसका p का मान कितना है 2, ये तो p का मान है और ये है n का मान। तो क्या करोगे, EP निकालना है, EP का मतलब 100 बटा 2 का, और ये बॉक्स ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये जिफ है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक, तो 100 बट्टा 2 आ गया, 100 बट्टा 2 मतलब यहाँ के आंसर आ गया 50। अब देखो ऐसा नहीं करेंगे अपन, 100 बट्टा 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, जो आया इसका फिर से आधा कर लेंगे, जो यहाँ पे कितना आ गया 50। देखो 100 बट्टा 2, 100 बट्टा करना तो मेरे को ये है 100 बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस 100 बट्टा 2 का क्यूब, ऐसे करना है मेरे को और करते ही जाना है। पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं 100 में 4 का भाग नहीं दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ जो आया उसका फिर से आधा करना है, यहाँ जो आया उसी में 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ जो आया था 50, 50 में 2 का भाग दो तो 25, अब यहाँ 25 आया तो 25 में इसका भाग दे दो, फिर से 2 का, देखो 2 का स्क्वायर का भाग दे चुके थे। अरे बाकी देखो यार, आप पूरा भी भाग दे सकते हो, पर ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो 100 में 2 का भाग दे चुके थे, 50 है, अब 2 के स्क्वायर का देना, तो एक बार इस 50 में और 2 का भाग दे दो तो 25 हो जाएगा। अब 25 में एक बार और भाग दे दो तो 12.5 का जीत 12.5 आएगा, या 100 में 8 का भाग दे दो 12.5, तो इसका जीत कितना हो जाएगा बच्चे, इसका जीत हो जाएगा 12। अब जो आगे वाला लिखना है उस 12 में 2 का भाग दे दो, तो 12 में 2 का भाग दोगे तो 6, और फिर 6 में 2 का भाग दे दो तो 3, फिर 3 में 2 का भाग दे दो तो 1.5 आएगा, जो उसका जीत हो जाएगा 1। और आगे, अब आगे सब जीरो आ जाएंगे, आगे आप देखो जीरो आ जाएंगे, तो ये इस टाइप से अपन करते हैं। तो देखो ये 25 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 90, ये आपको इधर आया था, तो वही चीज की हुई है। जब जीरो आ जाए तब रुक जाना है, जब जीरो आ जाए तो रुक जाना है, जीरो पे रुकना है, जब जीरो आ जाए तो वहां रुक जाना है। तो ये बात ही है। अब इसमें तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा एक अच्छा तरीका आपको ये बता दिया है कि अगर जल्दी कैलकुलेट करना है तो क्या, जो आया उसमें 2 का उसी में भाग देते जाना, मतलब एक बार यहाँ भाग दे दिया था 2 का, यहाँ 2 बार देना था, तो जो आए उसमें भाग दे, या फिर सीधा 100 में 4 का भाग। तो ये बात क्लियर है क्या। तो ये फॉर्मूला एक छोटा सा आप ध्यान में रखेंगे तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखो तो इसमें वही बात, ये तो वही क्वेश्चन आ गया अपना। 100 फैक्टोरियल में निम्न की घातें ज्ञात करें, 2 की घात, तो देखो फॉर्मूला 100 फैक्टोरियल बट्टा 2 प्लस 100 फैक्टोरियल बट्टा 2 का स्क्वायर, मुझे करना ये है 100 बट्टे 2 का क्यूब, ये ना फॉर्मूला। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसका वैल्यू 50 आ गया, 50 में ही 2 का भाग दे दूंगा मैं फिर से, 50 में 2 का, 100 में 4 का दो या 50 में 2 का, एक की बात है, तो 50 में 2 25, अब 25 में 2 का दो, 25 में फिर से 2 का भाग दे दिया तो कितना आया बच्चे, 25 में 2 का भाग दे दिया तो 12.5, उसका जिप ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 12, फिर 12 में 2 का दिया तो 6, 6 में 2 का दिया तो 3, 3 में 2 का दिया तो 1, फिर 1 में 2 का दिया तो वो 0 0 0 0, तो मतलब इतना ही है, क्लियर है। तो 100 फैक्टोरियल में 2 की घात अब है, 100 फैक्टोरियल में 3 की घात, तो इस बार क्या निकालना है 100 फैक्टोरियल बाई 3, अरे भाई वो फॉर्मूला ऐसे था का ईपी का, प्लस 100 फैक्टोरियल बाई 3 का स्क्वायर,
प्लस 100 फैक्टोरियल बाई 3 का क्यूब, 100 बाई 3 का क्यूब है ना, अरे फैक्टोरियल नहीं आता। 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 33.3। उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो तब क्या आएगा 33। ये बात समझ में आती है क्या। अब 100 में 3 के स्क्वायर का भाग देने से अच्छा है जो आया है उसमें 3 का भाग दे दो, जो आया है उसमें 3 का भाग दो, कितना आएगा 11, तो ये 11 आ जाएगा। फिर अगले वाले के लिए जो आया है उसमें 3 का भाग, जो आया है देखो इसमें 100 में 3 का दे चुके हैं, अब यहाँ 3 स्क्वायर का देना था तो एक 3 का और दे दो ना, इसी में दे दो जो आया है। अब 11 में 3 का दोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 11 में 3 का भाग दोगे 3 पॉइंट कुछ आएगा, उसका जिप लोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 में 1 का दे दो, अब जो 3 है उसमें 3 का दे दो आगे वाले के लिए, तो 3 का दोगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 में 3 का दोगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब जिप के कारण, तो इसलिए जिप के कारण तो ये कितना गया 44 और 4 48, 44 और 4 48। तो यार ध्यान रखना भाई, अरे जिप तो पता है ना, अगर कोई संख्या है 2.03 तो उसका कितना आएगा 2 आएगा, अगर आपके पास 2.99 है तो कितना आएगा इसका भी 2 आएगा। मतलब जिप का मतलब होता है उससे पहले वाला पूर्णांक, उससे पहले वाला पूर्णांक। क्लियर है ये बात। अब देखो इसी को 3 का दे दिया, 2 का दे दिया, अब अगर ये पूछ ले अपने को, क्या पूछ ले कि 12 100 फैक्टोरियल में 12 की घातें, 100 फैक्टोरियल में 12 की घातें, अगर 12 की घात निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे 100 बट्टा 12, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा तो 8 लिख दोगे यहाँ पे, फिर 100 बट्टा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, या ये तो 0 आ जाएगा, तो मतलब 8। पर ये आंसर गलत हो गया, आपको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखो हेडिंग से ही पढ़ा है तो अभी तक आप बोल रहे होंगे सर क्या कर रहे हो, और नहीं पढ़ा तो हाँ सर हो जाएगा। जो लोग देख के ये बोल रहे हैं हाँ सर हो जाएगा तो उनको बताएं ये गलत है, और ऐसी गलतियां अपन ना करें, इसके लिए हेडिंग जो लिख जा रहे हो वो ध्यान से पढ़ो। तो क्या करना है बच्चे, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्यों गलत हो गया, क्योंकि 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, 12 अभाज्य नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा। अब क्या करें, तो 12 में आता क्या है देखो, 12 को आप लिखोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो मतलब एक 12 में दो चाहिए, एक 12 को बनाना है तो 2 2 चाहिए, तथा एक 3 चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर एक 12 बनाना है आपको तो कितने चाहिए, 2 दुए चाहिए और एक तिया चाहिए, मतलब उनकी हेल्प से करेंगे। तो बताओ 2 की घात कितनी आई थी इसमें, 2 की घात कितनी आई थी, 2 की घात आई थी 97 आई थी क्या, 97 आई थी, 2 की घात कितनी आई थी 97, और 3 की घात कितनी आई थी 48। तो अपने पास कितने 2 है, कितने 3 है, तो अपने पास 2 की पावर तो आई थी 47, मतलब अपने पास 97 दो अवेलेबल है, 2 उपलब्ध है, ये कितने उपलब्ध है अपने पास, और 48 3 उपलब्ध है, मतलब अपने पास 97 तो दुए हैं और 48 तिये हैं, तो 48 तिये मतलब इसके हिसाब से तो कितना 12 बन जाने चाहिए, 48 12 बन जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक 3 है तो एक 12 बन जाएगा, और इसके हिसाब से कितने 12 बनने चाहिए कि आधे बनेंगे क्या, इसके आधे बनेंगे, तो इसके आधे बनेंगे तो 97 के आधे कितने हुए, 97 के आधे, तो 97 का तो सिर्फ आधा होता ही नहीं भाई। देखो जितने 2 है उसके आधे 12 बन जाएंगे, क्यों, एक 12 में 2 दुए लगते हैं, एक 12 को जब बनाने जाओगे तो उसमें 2 दुए लगेंगे आपके, तो मतलब अगर आपको 12 बनाना है तो आपको कितने चाहिए 2, मतलब 2 दुए से एक 12 बने, तो 97 दुए हैं तो इसके आधा 12 बनेंगे, आधा कितने हो जाएंगे, इसका आधा तो कितना हो जाएगा 48.5 हो जाएगा क्या, 48.5, 48 पॉइंट ऐसे थोड़ी ना होगा, तो मतलब क्या 48 12 बन जाएंगे या 12 बनेंगे। और ये भी कितना बोल रहा है, इससे भी कितना बोल रहा है कि 48 से मतलब 48 12 बनेंगे, तो दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं 48 12 बना सकते हैं, और ये भी बोल रहे हैं 48.5, पर 48.5 का तो कोई हिसाब ही नहीं होता, 48 इंटू 2 96 हो जाएंगे, तो 96 दुए से इनमें से आप 97 है तो इनमें से क्या करोगे 96 का प्रयोग करके कितने 12 बना सकते हैं 48, और ऐसे ही 48 यहां से भी 12 बन जाएंगे,
तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप 48 12 बना सकते हो, और ये बोल रहा है 48 बना सकते हो, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 48 ही हो गया, तो आंसर ही 48 हो गया। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ऐसे जब अभाज्य संख्या नहीं हो तब अपने को ये सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर 12 बनाना हो तो एक 12 के लिए 2 दुए और 1 तिया चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर निकालना पड़ेगा, और जो कम आएगा वो ही आंसर होएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो बराबरी आ गए थे, पर जो कम आएगा वो ही आंसर होगा। क्यों? उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वो अगले वाले एग्जाम में समझ में आ जाएगा। अब इसमें है 100 सी 50 के अंत में शून्यों की संख्या, 100 सी 50, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या चाहिए। तो देखो एक तो ये कंसेप्ट यहां पे आता है, शून्यों की संख्या चाहिए। शून्य कब बनेगा? तो शून्यों की संख्या अगर मैं ऐसा लिख दूं, जैसे 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे, फैक्टोरियल की बात कर लें, इसमें कितने शून्य आएंगे, तो इसमें कितने शून्य आएंगे, तो शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का बनेगा जब एक दुआ और एक पांचा गुना होगा। मतलब शून्य का मतलब ये लिख देंगे कि उसमें कितने 10 हैं, तो शून्यों की संख्या का मतलब 10। क्यों? क्योंकि अगर 10 आएगा तो एक शून्य आ जाएगी क्या, तो शून्यों की संख्या बराबर 10 की संख्या। मतलब इसमें कितने 10 हैं, और 10 कैसे बनता है, 10 का बनता है कैसे, तो 2 गुणा 5 से बनता है, तो 2 गुणा 5 से 10 बनता है। तो अगर आपको कोई शून्यों की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कितने 10 आए, कितने 10 आए ये निकाल लेना। क्यों? अरे कितने 10 भाई, गुणा में कितने 10 आएंगे उतने ही तो शून्य आ जाएंगे। जैसे मान लो आपका 10 गुणा 20 करना है, तो इसमें एक 10 आया, एक 10 इसमें आया, तो ये 2 शून्य आ गए ना, 200 में 2 शून्य। इसलिए अगर आपको कोई पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या, तो मतलब ये देख लेना उसमें 10 की कितनी घात है उतनी ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 100 फैक्टोरियल में 10 की घात निकालनी हो, तो 10 की घात निकालनी हो तो अपने को पता है कि इसमें 97 तो 2 आएंगे, 97 तो 2 आएंगे, 97 2 आएंगे। अब 5 कितने आएंगे, 5 कितने आएंगे वो निकालना पड़ेगा। 5 कितने आएंगे, तो 100 फैक्टोरियल 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर ऐसे ही आता है, प्लस 100/5 का क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें देखो 100/20 आया, 20 में 5 का भाग दे दो सीधा ही, 20 में 5 का भाग दे दो तो 4 आ गया, 4 में 5 का भाग दे दो तो 0 आ गया, तो आगे 0 आ जाएगा। मतलब कितने कितने 5 आए, 24 5 आ जाएंगे। मतलब इसमें कितने हैं, 24 5 आएंगे। तो इसमें कितने शून्य आएंगे, देखो एक शून्य को बनाने के लिए एक दुआ चाहिए, एक पांचा चाहिए, तो ये तो बोल रहा है 97 शून्य आ सकते हैं, ये बोल रहा है 24 ही शून्य आएंगे। मतलब क्यों भाई, एक शून्य को बनाओगे या एक 10 को बनाओगे तो एक 5 लगेगा, एक 2 लगेगा। तो देखो एक 5 लिया यहां से, एक 2 लिया, तो एक शून्य बन गया। ऐसे ही 24 तो बन गए, तो मतलब इन दोनों से कितने 10 बना सकते हो, 24 10 बनेंगे। क्यों 24 ही क्यों बनेंगे, 24 ही क्यों बनेंगे बच्चे, 24 ही क्यों बनेंगे, क्योंकि 24 5 है आपके पास, तो ये 24 और इधर 97, इसलिए 24 ही बने। भाई ये तो खत्म नहीं होंगे, पर ये खत्म हो जाएंगे ना, 24 10 बनाने के बाद 5 खत्म हो जाएंगे, तो अकेले 2 से तो 10 बनेगा नहीं, तो इसलिए 24 10 बनेंगे। तो इसलिए अगर मैं 100 फैक्टोरियल के बारे में बात करूं तो इसके बाद में 24 0 आएंगे, 24 शून्य आएंगे। इसके अंत में कितने शून्य, जब सबको गुणा करोगे तो 24 शून्य दिखेंगे आप 100 फैक्टोरियल के अंदर। अब बात आते हैं इसकी, इसको तो कुछ नहीं है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा दो, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, दिस माइनस दिस, वो भी 50 फैक्टोरियल आएगा। तो देखो इसमें तो कितने आएंगे, ऊपर वाले में तो कितने शून्य आएंगे, 24 शून्य, ऊपर वाले में तो अपने को पता चल गया 24 शून्य आएंगे। नीचे वाले में निकालना पड़ेगा, तो 50 फैक्टोरियल में शून्य, 50 फैक्टोरियल में शून्य, तो इसमें देखो 2 की घात निकालनी पड़ेगी और 5 की घात निकालनी पड़ेगी। पहले 50 फैक्टोरियल में 2 की घातें निकालनी पड़ेगी, 5 की घात, तो पहले निकालते हैं अपन 2 की घात। तो 2 की घात के लिए क्या करोगे, 50/2, 50/2 कितना आ गया 25, इसका आधा कर लो, 25/2 12.5 आएगा, मतलब 50/2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब इसका आधा कर लो, 25 में 2 का भाग दे दो 12.5, तो ये 12 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 2 का भाग दे दो, 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा,
3 3 में 2 का तो 1, तो ये इतना आ गया। तो कितने हैं, ये हो गए आपके 9 और 10 22 22 और 18 18 4 22 22 तो 47 47 तो दुए आ गए। 5 की घातें कितनी आ रही है, 5 की घात 50 में 5 की घात तो 50 बटा 5 आएगा पहला, ऐसे ही आएगा 5 पे, तो 50 बटा 5 कितना होता है 10 और प्लस इसमें कितना आएगा, देखो 50 बटा भाई 10 में 5 का भाग और दे दो तो 2 फिर हो 0, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 150 फैक्टोरियल में 150 फैक्टोरियल में कितने कितने शून्य आएंगे, तो देखो 12 तो 5 है और ये 2 तो बहुत है 47 है, बहुतायत में है ये तो इन दोनों से देखेंगे तो कितने 10 आएंगे, कितने 10 बनेंगे 12, तो इसमें कितना आएगा 12 शून्य। तो ये बाई चांस ऐसा आ गया कि ऊपर वाले में 24 शून्य आ गए थे, 24 शून्य तो ऊपर आए थे और नीचे कितना है, एक जगह 12 शून्य और एक जगह 12 शून्य, 12 शून्य इंटू 12 शून्य किया तो ये 24 शून्य ही हो गए, 12 शून्य यहाँ 12 शून्य यहाँ आ गए और 24 इतने, तो कितना आ गया 0 शून्य आ गया। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी 0, भाई 24 शून्य ऊपर आ गए 24 ही नीचे, तो वो तो कट जाएंगे, तो मतलब कोई शून्य आया नहीं। बाकी ऐसा ये बाई चांस हुआ है कि 100 से 50 में शून्यों की संख्या 0 आ गई, बाकी ये जरूरी नहीं है। जैसे इसको आप 40 कर लोगे तो फिर वो 0 नहीं आएगा, 40 कर लोगे तो और ही आ जाएगा। तो इसलिए ये इस वाले पर्टिकुलर नंबर में ऐसा हुआ है कि शून्यों की संख्या 0 आ गई, बाकी होना जरूरी नहीं है, ये अपने को क्लियर रखना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये तो इसको सिंपल बनाने के लिए इस टाइप से बनाया गया है, बाकी तो आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। तो देखो शून्यों की संख्या निकालनी है, मतलब कितने 10 आएंगे उतने ही संख्या आएगी शून्यों की, बस इतना सा एक कंसेप्ट है। शून्यों की संख्या बराबर 10 की संख्या, और 10 को कैसे निकालेंगे 2 गुणा 5 करके। क्लियर है क्या। तो ये छोटा सा एक है, बहुत छोटा है एक्स, अरे घाते निकालना तो बहुत छोटा है, आराम से देखना समझ जाओगे। इसके बाद अपन देखो ये डीपीपी का आंसर है, इसमें कोई दिक्कत आए तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, या फिर कोई भी आपको लाइव क्लास अटेंड करने में दिक्कत आ रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। क्लियर है क्या। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।